सोचिए, एक आम अध्यापक को पुलिस उठा ले जाती है और अंधेरे तहखाने में पहला सवाल गूंजता है, टीपू सुल्तान कहाँ हैं? आज हम लेकर आए हैं जसवंत सिंह विरदी जी की बेहतरीन और विचारोत्तेजक कहानी टीपू सुल्तान कहाँ हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उस समय की है जब देश में अजीब किस्म की हलचल के दिन थे। कुछ लोग कहते थे देश में फसाद हो रहे हैं, लोग एक दूजे को मार काट रहे हैं और औरतें बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं रहे। चाहे मौसम बहार के ये बसंती दिन थे और हर ओर खिले हुए फूल भी मन को आकर्षित करते थे, पर फिर भी मन परेशान रहने लगा था। मैं कॉलेज की ओर जाते हुए कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे किसी जेल खाने की ओर जा रहा हो। पता नहीं मन में इस प्रकार की अविश्वास की भावना क्यों भरती जा रही थी। मैं देखता था, न जाने क्यों हर जगह लोग नुक्कड़ों में सिर जोड़कर खड़े हुए कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे जिनका विषैला प्रभाव तुरंत हवा में फैल जाता था। लगता था कि उस विषैले प्रभाव वाली हवा से फसाद हुआ कि हुआ। मैं अपने आसपास अनेक प्रकार की चुभने वाली आवाजों का हो हल्ला भी सुनता था। क्या दंगों के लिए एक खास किस्म की जहरीली हवा चलती है? अगर चलती है तो कौन लोग उस हवा को चलाते हैं और वह हवा कहां से आती है? इस तरह के बसंती दिनों में ही एक दिन शाम के वक्त ठंडी सड़क पर मेरे बराबर एक जीप आकर रुकी और कुछ लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़कर जीप में बैठा लिया। मैं उन लोगों के चेहरे नहीं देख सका क्योंकि उनमें से किसी एक ने तुरंत मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी थी। एक पल तो मेरी समझ में नहीं आया कि यह हकीकत है या जासूसी उपन्यास की कोई घटना, पर यह हकीकत ही निकली। उस वक्त मैं रास्ते में सोचता जा रहा था कि वे कौन लोग थे, पर मैं अनुभव न कर सका। फिर मुझे जिस तहखाने में ले जाया गया वहां पहले ही कुछ लोगों को पकड़कर बिठाया हुआ था, पर वे मेरे से काफी दूरी पर थे, इसलिए मुझसे पहचाने नहीं गए। अंधेरे में पहचान भी तो खत्म हो जाती है। अंधेरे में तो सब कुछ अंधेरा ही होता है। मैं अभी तक कुछ भी सोच नहीं सका था कि बड़े सार्जेंट ने छूटते ही पूछा, जैसे कोई किसी को कोड़ा मारते हुए पूछता है, बता टीपू सुल्तान कहाँ है? सवाल सुनकर मैं घबरा गया। कौन टीपू सुल्तान? एक पल में ही मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी षड्यंत्र में फंस गया था, क्योंकि आज तक कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं आया था जबकि मुझे एक सम्मानित शहरी न समझा गया हो। जिस ढंग से वो लोग मुझे पड़ककर बड़े पुरस्सर तरीके से यहां लाए थे, उसने मेरे मन में कई शंकाएं पैदा कर दी थी। मैंने तुरंत सोचा था, क्या इस देश में लोगों के मौलिक अधिकारों की आजादी कायम रह सकेगी या नहीं? लेकिन मुझे इस प्रश्न का कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था और मैं काफी घबरा गया था। मेरी घबराहट का एक कारण शायद यह भी हो सकता था कि मेरे साथ ऐसा पहली बार ही हुआ था जब मुझे शासक तंत्र की बेरहम मशीनरी ने अपने शिकंजे में जकड़ा था। इस प्रकार रूखेपन से किसी ललकार को सुनने के लिए क्या मुझे इस दिन के लिए ही जिंदा रहना था? मैं कभी भी ऐसी बेरुखी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं था। सच तो यह है कि मैं एक अमन पसंद शहरी रहा हूं और जिंदगी में कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। एक अध्यापक को मौका भी कब मिलता है कि वह कानून का उल्लंघन करे, पर अब मुझे लगता था किसी गलतफहमी में उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, या वह कोई बहुत बड़ी साजिश थी जिसके विषय में मैं तुरंत नहीं सोच सका। मुझे कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला, इसलिए मैं प्रश्न चिन्ह बना खड़ा था। कौन सा टीपू सुल्तान? बड़ा सार्जेंट फिर गुर्राया। तू टीपू सुल्तान को नहीं जानता? नहीं, मैंने कुछ न समझते हुए कहा। मैं नहीं जानता। तू जानता है? उसने तेज आवाज में दोहराया। जानता है? उसके चेहरे पर कठोरता थी। बिल्कुल नहीं, मैंने भी पूरी दृढ़ता से कहा तो वे लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। फिर एक अन्य ने गुस्से में देखते हुए मुझसे पूछा, कल तू क्लास में लड़कों को टीपू सुल्तान के बारे में नहीं बता रहा था? जी। मुझे बात कुछ कुछ समझ आने लगी। हाँ, और तूने यह भी कहा था कि तुमने टीपू सुल्तान से कई बार बातें की हैं, और यह भी कि। जी, पर क्या? मैं कुछ कहता कहता रुक गया। शायद टीपू सुल्तान के बारे में कुछ याद कर रहा था। यह बात सोचकर मुझे और भी हैरानी हुई कि उन्हें कैसे पता चला कि मैंने कक्षा में टीपू सुल्तान के बारे में बताया था। कोई उत्तर देने की बजाय
मैंने आंखें मूंद कर उस दृश्य को साकार करने का यत्न किया जब मैंने कक्षा में भारतीय इतिहास के एक महान नायक टीपू सुल्तान के विषय में लेक्चर दिया था। तू बोलता नहीं? किसी ने मेरे कंधे को पकड़कर इस तरह झिझोड़ा कि जैसे वह मेरा कंधा ही उतार देगा। मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं, मैंने इतना ही कहा। वह तो हमें भी पता है। वे लोग चीखे, फिर तुम्हें टीपू सुल्तान के बारे में नहीं मालूम? मैंने भी क्रुद्ध होकर पूछा। उनमें से एक ने अफसोस भरे लहजे में कहा था, पता होता तो तेरी मुश्कें कसकर यहां क्यों लाते। यह बात उन्होंने इस तरह की थी जैसे कि मेरी मुश्कें कसकर मुझे यहां तहखाने के अंधेरे में लाना उनकी बहुत बड़ी मजबूरी हो। उस वक्त मैंने फिर तहखाने में दूर दूर तक देखने का प्रयत्न किया। वहां भले ही हर ओर अंधेरा था, पर फिर भी मैं देख सकता था कि कई कोनों में पतले मोटे और ऊंचे लंबे आदमी उल्टे लटकाए हुए थे। पता नहीं यह सच था या मेरी नजर का भ्रम। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कुछ नौजवान लड़कियां भी वहां आगे की ओर झुकी खड़ी हों। अंधेरे में भी उनके वस्त्रहीन जिस्म थरथराते महसूस हो रहे थे। यह तो तबाहकून हालत है, मैंने असहनीय पीड़ा को महसूस करते हुए सोचा। फिर मुझे ख्याल आया कि अभी कुछ देर बाद ये लोग मुझे भी। आगे मैं कुछ नहीं सोच सका। तहखाने में अंधेरा था, पर मैंने महसूस किया जैसे कि मेरी बात सुनकर उन लोगों के कठोर चेहरे पर शर्म की कालिख पुत गई हो। पर नहीं, वे लोग दुख सुख से बहुत दूर रहने वाले हैं। पता नहीं हमारे देश में सामाजिक अनुशासन कायम रखने वाले इन लोगों को संवेदनशीलता के बारे में क्यों नहीं बताया जाता। वैसे ही अच्छा ही हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे घर से नहीं पकड़ा था, नहीं तो गली मोहल्ले के लोग मालूम नहीं किस नजर से देखते और मेरे बारे में क्या सोचते। शायद वे मुझे फसादी या आतंकवादी ही समझ लेते। मेरी बीवी पर मालूम नहीं क्या बीतती। मुझे चुप देखकर एक लंबी मूंछों वाले सार्जेंट ने परेशानी से कहा, यह बड़े दुख की बात है कि हमें टीपू सुल्तान के बारे में कोई नहीं बताना चाहता। फिर पल भर रुककर एक अन्य ने मुझसे पूछा, क्या तुम लोग उससे इतना डरते हो? मैंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया था कि उसी वक्त कुछ सिपाही दो अन्य अध्यापकों को घसीटते हुए अंदर की ओर आते दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, जनाब, इस मास्टर ने भी टीपू सुल्तान के बारे में कुछ। अभी इन सुअरों को दूर रखो, बड़े सार्जेंट ने हिकारत से कहा, और सिपाही मासूम मास्टरों को तहखाने के एक कोने में ले गए। क्या आप देश भर के अध्यापकों से टीपू सुल्तान के बारे में पूछकर रहेंगे? मैं पूछना चाहता था, पर चुप ही रहा। मुझे महसूस हो रहा था कि जब आदमी पुलिस के शिकंजे में हो तो उसे एक एक बात का जवाब 100 बार सोचकर देना चाहिए। मुझे चुप देखकर सार्जेंट बोला, तुम लोग कॉलेज में पढ़ाते हो और तुम्हारी काफी इज्जत भी है। मैंने हां में सर हिलाया। इसमें कोई खतरा नहीं था। एक और बोला, तुम्हारी नॉलेज भी बहुत है। मैं चुप रहा। तू बहुत कुछ जानता है। अन्य कोई बोला। मैं अब भी चुप रहा। क्या कहता? उनके हाथों की संगीनें मुझे बोलने से रोक रही थी। अगर वे खाली हाथ होते। तुम लोग टीपू सुल्तान का अता पता नहीं बता सकते? जब एक सार्जेंट ने यह प्रश्न किया तो उनका बड़ा अफसर बोला, ठहरो, पहले इससे आजकल के हालात के बारे में पूछो। कैसे हालात? मेरे मुंह से निकला, पर उन्होंने मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि 2-3 सार्जेंटों ने आपस में सिर जोड़े और फिर एक ने बड़े भेद भरे अंदाज में मुझसे पूछा, पहले यह बता कि आजकल देश में फसाद कौन करवा रहा है? तो ये बात है। उनकी बात समझकर मैंने मन ही मन कहा, मुझे इसलिए पकड़ कर लाए हैं ये लोग। मैं कुछ बोलने लगा तो बड़े सार्जेंट ने प्यार से कहा, सब कुछ ठीक ठीक बता देगा तो छोड़ दिया जाएगा। उसकी बात ने मुझे हिरासत में होने का बड़ी शिद्दत के साथ एहसास करवाया। मैंने कहा, तो फिर पूछो। उन्होंने फिर सिर जोड़े और वही सवाल दोहराया, आजकल देश में फसाद कौन करवा रहा है? बता दूं? हाँ, तुरंत बता। उनके चेहरे तनावग्रस्त थे। उस वक्त मैंने आसपास देखा। मुझसे काफी दूरी पर बैठे गिरफ्तार लोग बहुत उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। मुझे तुरंत ख्याल आया कि मैं उनमें से जिस किसी का भी नाम लूंगा उसे ही फांसी दे दी जाएगी। अगर मैं समूचे देश का नाम ले दूं
तो ये लोग जरूर ही इस देश को फांसी पर लटका देंगे। शायद इसी कारण उन मासूम लोगों की आंखों में डर और सहम भरता जा रहा था। उनकी इस भावना को महसूस करते हुए मुझे हंसी आने को थी कि सार्जेंट ने बहुत बुरी तरह मेरा कंधा झिझोड़ा। याद रख, तुझे सच बोलना पड़ेगा। मैं सच ही कहूंगा, मैंने कहा। मैं सच ही बोलता हूं। उस वक्त मैं सोच रहा था कि अधिक से अधिक ये लोग मुझे मार ही देंगे। मरने से डरने वाली कौन सी बात है, इसलिए सच ही कहूंगा। आवाज आई, फिर बता, आजकल देश में फसाद कौन करवा रहा है? मैंने बेहद रहस्यमय अंदाज में कहा, यह बहुत गुप्त बात है। तो क्या तू इसके बारे में जानता है? हां, मैं जानता हूं। फिर जल्दी बता। क्यों? ताकि हम देश में फसाद रोककर अमन चैन कायम कर सकें। तो क्या अब देश में अमन चैन नहीं है? नहीं। क्यों? साला क्यों का? एक सार्जेंट ने मेरे कंधे पर राइफल का बट मारकर एक गंदी गाली भी निकाली। मैंने बहुत दिनों बाद इस तरह की गंदी गाली सुनी थी। बड़े सार्जेंट ने फिर कहा, बता फसाद कौन करवा रहा है? पर यह तो बहुत गुप्त बात है। मैंने कहा, नहीं, फिर भी बता दे। वे गुर्राए। उस समय मैंने मन की आंखों के सम्मुख उस दृश्य को लाने का यत्न किया जब लोग छोटी छोटी बातों पर पहले लड़ते झगड़ते थे और फिर पता नहीं किसी शय पर बाकायदा तौर पर फसाद शुरू कर देते थे। उस वक्त उनके पास छुरे, बरछे, तलवारें, राइफलें और पिस्तौलें भी होती थीं। पता नहीं लोगों को यह असला कौन देता था। मैं कुछ नहीं सोचता था। मैं इस सब से अनभिज्ञ था। मैं तो हर रोज सवेरे घर से निकलकर कॉलेज पहुंचता और फिर अपनी कक्षाओं को पढ़ाकर घर की ओर चल पड़ता। किताबें पढ़ता, आसपास के लोगों से कभी कभार गप्पे मार लेता और अक्सर अपने बच्चों के संग ताश खेलता, हंसता और बीबी के साथ चुहल भी करता। मेरे लिए यही जिंदगी थी। मुझे चुप देखकर उन्होंने मेरी ओर घूरा तो मैंने बेचैनी को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया। लोग मुझे कच्चा ही खा जाएंगे, मैंने आसपास देखकर डरते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता था कि इन रक्षा दलों में भी फसादियों और आतंकवादियों के साथी होते हैं। वे फौरन खबर कर देते हैं। अब कोई भी जगह उनसे मुक्त नहीं है। वे लोग कह रहे थे, नहीं, हम तुझे बचा लेंगे। मैंने पूछा, कैसे? तुझे अमन चैन कायम होने तक जेल में ही रखेंगे, जैसा कि हम करते ही हैं। अगर यहां कभी अमन हुआ ही नहीं, फिर जिंदगी भर तू जेल में ही रहना, मैंने हंसकर उत्तर दिया। जेल में भी लोग मुझे जीने नहीं देंगे, वहां भी तो। और मैंने घूर कर सार्जेंटों की ओर देखा। उनमें से एक का चेहरा उतर गया। पता नहीं क्यों उसने मुंह दूसरी ओर कर लिया। फिर आगे बढ़कर मुझे राइफल के बट से मारते हुए बोला, बकवास करता है। मैंने देखा उसकी तीखी नजरें मुझे घूरे जा रही थीं, पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा था जो उनके काम का हो। मेरी बात सुनकर बड़ा सार्जेंट भी गुर्राया। बकवास बंद करता है कि नहीं? मैं चुप हो गया। मुझे बहुत बुरी तरह महसूस हुआ कि हमारे देश में भी इन लोगों का बर्ताव नाजियों जैसा ही है। रब खैर करे। मुझे चुप देखकर एक और सार्जेंट ने फिर मेरे कंधे पर राइफल का बट मारा। बकता है कि नहीं? बकता हूं, मैंने चोट को महसूस करते हुए कहा। मैं बेकसूर ही फंस गया था और बचने की अब कोई भी राह नहीं थी। तो बता, फसाद कौन करवा रहा है? फसादी लोग, मैंने जोर से कहा, कुछ इस ढंग से जैसे कोई ईश्वरीय भेद उन्हें बता रहा हो। मेरी आवाज दूर तक फैल गई लगती थी, भले ही वह बहुत धीमी थी, जैसे कोई व्यक्ति सरगोशी में बोल रहा हो। वे फसादी लोग कहां हैं? बड़े सार्जेंट ने भी मेरी तरह गरज कर पूछा। मैंने धीमे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। तुझे पता है? नहीं, मैंने पूरी दृढ़ता से कहा और उन लोगों को घूर कर देखा जैसे मुझे उनका कोई भी डर ना हो। मार तो मैं खा ही रहा था, गोली की कसर ही बाकी थी। पल भर की खामोशी के पश्चात एक सार्जेंट फिर बोला, फिर यही बता दे, टीपू सुल्तान कहां है? मैंने बड़े रहस्यमय अंदाज में पूछा। तुम्हें उससे क्या लेना? मुझे लगा मेरी आवाज काफी तल्ख थी। तल्खी तो थी ही, आखिर उन्होंने मुझे बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया था। मेरी बात सुनकर सार्जेंटों के चेहरे जैसे जलने लगे। फिर उनकी लपटों ने कहा, तुझे इससे क्या? पहले बताओ, फिर बता देगा उसके बारे में। हां, जरूर बता दूंगा।
एक सार्जेंट आसपास देखकर जल्दी से बोला, सरकार के पास रिपोर्ट पहुंची है कि। ठहरो, बड़े सार्जेंट ने ललकारते हैं और दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यह एक सरकारी भेद है जो इस कमीने आदमी को नहीं बताया जा सकता। कमीना आदमी? मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई। यह बड़ी विचित्र बात है कि नए राज्य के हाकिमों की नजर में कॉलेज अध्यापक कमीना बन गया था। हां, यह भेद तुझे नहीं बताया जा सकता। बड़े सार्जेंट ने भी मेरे मुंह की ओर नफरत से देखते हुए बड़े रौब के साथ कहा, तू एक कमीना आदमी है। यह वही था जिसका पहले मुंह उतर गया था। कैसे मालूम? मैंने जैसे तड़प कर पूछा। हमारी सीआईओ की फाइल यही बताती है। फिर ठीक हो सकता है, मैंने होंठों में ही हंसकर कहा। बिल्कुल ठीक होगा। उस समय मुझे याद आया कि मैं पिछले साल जिस शहर में रहता था, वहां की पुलिस एक दिन अचानक ही मुझे पकड़कर ले गई थी। 3 दिन बाद पता चला था कि मैंने कोई कत्ल किया था। तीसरे दिन ही मुझे इस हकीकत का ज्ञान हुआ और तीसरे ही दिन उन्होंने मुझसे इस बात का भेद खोला कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया था। मेरे ही नाम का एक और आदमी कातिल था, पर पुलिस वाले उसे बचाते हुए मुझे पकड़कर ले आए थे। मैं बच तो गया, पर मेरी जिंदगी के जो 3 दिन यातनाओं में गुजरे थे, उसका जिम्मेदार कौन था? और अब ये लोग कह रहे थे। मुझे हंसी आ गई, पर मैं हंस न सका। निरी बकवास। फिर मैंने जोर से चीख कर कहा तो बड़ा सार्जेंट कुछ सोचकर बोला, चलो कोई बात नहीं, इसे कसम खिलाकर बता दो। पर किसी ने टोका, कोई नहीं, जाएगा कहां, अभी गोली मार देंगे। और उसने अपने रिवॉल्वर की ओर हाथ बढ़ाया, पर वह हाथ जल्दी ही वापस लौट आया। एक और सार्जेंट मेरे समीप होकर बोला, खा कसम कि तू इस भेद को किसी और को नहीं बताएगा। कसम खाता हूं, मैंने कहा तो एक सार्जेंट मेरे पास होकर बोला, देश में हो रहे फसादों के कारणों की खोज करने वाले हमारे एक खुफिया विभाग ने अंग्रेजी सरकार के समय की खुफिया फाइलें टटोली हैं, जिनमें लिखा हुआ है टीपू सुल्तान ही फसाद की जड़ है। टीपू सुल्तान को खत्म किए बिना हम हिंदुस्तान में अमन चैन से नहीं रह सकते। यहां अमन चैन कायम करने के लिए टीपू सुल्तान का खात्मा करना जरूरी है। कुछ देर तक एक तलखी भरी खामोशी फैली रही। हर कोई मेरे चेहरे की ओर देख रहा था। मैंने जोर से कहा, तुम्हारे खुफिया विभाग की यह रिपोर्ट पूरी तरह सही है। मेरे मन में आया कि जोरों कह कह लगाकर उन लोगों का मजाक उड़ाऊं, पर गोली, मजाक और गोली। मुझे चुप हुआ देखकर बड़ा सार्जेंट आराम कुर्सी से उछल पड़ा। देखा, मेरी थ्योरी ठीक निकली ना, देश के फसादों के बारे में। फिर उसने एक पल रुककर सभी सार्जेंटों की ओर देखा और मेरी ओर मुंह घुमाकर ललकारा, तू कल कक्षा में कह रहा था तू टीपू सुल्तान के बारे में बहुत कुछ जानता है, क्या यह ठीक है? मैंने भी चीख कर कहा, हां, मैंने कहा था। फिर बता, टीपू सुल्तान कहां है? तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि वह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है और हर हिंदुस्तानी आज टीपू सुल्तान है। जब तक टीपू सुल्तान जीता है, हिंदुस्तान की आत्मा नहीं मर सकती। पर हम उसे जीने नहीं देंगे, उनमें से एक ने गुस्से में कहा। वह बचकर जाएगा कहां? पर वह तो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि कुछ और सिपाही एक दुर्बल से आदमी को घसीटते हुए तहखाने में हांफते हुए चले आ रहे थे। वे लोग जोर जोर से चीख भी रहे थे, हुजूर, पकड़ा गया। यही आदमी अपने आप को टीपू सुल्तान समझता है। हमने इसकी पीठ सेंकी तो फौरन मान गया। देखो जरा इसकी ओर, बिल्कुल उस जैसा ही। सभी सार्जेंटों ने फौरन उस नए पकड़े आदमी की ओर घूर कर देखा और वे कुछ कुछ खुश हो गए। उस पकड़े हुए आदमी के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। वह पीतल की कमानी वाली ऐनक में कभी आंखों को जोर जोर से झपकाता था और फिर बंद कर लेता था। उसे मैंने भी देखा, पता नहीं कैसे मुझे प्रतीत था कि जैसे वह कमानी वाली ऐनक वाला आदमी फसादियों के बीच से ही हो। उस वक्त मैं जोर से कहना चाहता था, टीपू सुल्तान के बारे में मैं आपको कुछ बता सकता हूं, पर मेरे बोलने से पहले ही बड़े सार्जेंट ने गरज कर मुझे कहा, हमने टीपू सुल्तान पकड़ लिया है, जो कि फसाद की असल जड़ है। सरकार के पास इसके बारे में सारा ही पुराना रिकॉर्ड मौजूद है। और अब दफा हो जा। बेचारे, मेरे मुंह से धीमे से निकला, पर वे लोग अब नए आए आदमी के इर्द गिर्द हो गए थे। उस समय मुझे फौरन ख्याल आया,
फसादी लोग कहीं यह न सोच रहे हों कि मैंने ही उनका नाम बताया है। पर मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। मुझे किसी बात का पता ही नहीं था। मैं तो बिल्कुल तटस्थ किस्म का बंदा हूं। मैंने सुख की सांस ली। पर मेरे वापस लौटने से पहले बड़े सार्जेंट ने बड़े भेद भरे अंदाज में मुझे हाकिमाना ढंग से कहा, तूने कसम खाई है बाहर जाकर किसी तरह की कोई बकवास नहीं करनी, नहीं तो तुझे भी तबाह कर देंगे। यह सच है कि मैंने किसी को कुछ न बताने की कसम खाई थी और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यही बात सोचता हुआ मैं उस अंधकार भरे तहखाने से बाहर निकला। पर पता नहीं किधर से एक गोली दंदनाती हुई आई और मेरे दिल को चीरती हुई निकल गई, जिससे मेरी जीभ ही नहीं, मेरा दिल भी सुन्न हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।